नमस्ते, मेरे साथ रोज़ा अबे दुबे एक बार फिर से। अबे भाई, स्वागत है आपका। आज अभिषेक दिपके विदेश से आए और आए क्या बिल्कुल छा गए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि बहुत से हमारे बीच के भी बहुत से लोगों को यह है कि नहीं नहीं, देखिए वो कांग्रेस भी गुस्सा है और कई लोगों का ये मानना है कि नहीं नहीं, ये तो बीजेपी समर्थित है और वहां पे पुलिस ने जाके एयरपोर्ट पे ही इनको परमिशन दे दी, ये कैसे दे दी, लोग नहीं आए, इस तरह की बात है। मैं दो तीन चीजें जो मेरी समझ है प्रोफेसर साहब, मैं आपसे साझा कर लूं। मेरे ख्याल में ये कहना कि बीजेपी की बी टीम या बीजेपी प्रायोजित है, मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि ये बीजेपी की चाल हो सकती है कि इनको डिस्क्रेडिट कर दिया जाए। अगर वहां पे एयरपोर्ट पे जाके दे दो ये चाल, इसको मैं इनकार नहीं करता हूं। लेकिन इस तरह के आयोजन जहां पे है और जितने लोगों का इंटरव्यू हो रहा था, जिस तरह से हो रहा था, वो मुझे नहीं लगता है कि उससे किसी भी तरह से बीजेपी का फायदा है। अब बीजेपी वो सेफ्टी वैल्व है और प्रेशर कुकर है, प्रेशर, ये सब बातें जो हो रही हो, ये भी तय है कि बिना एक किसी किसी भी साधन के, मेरे बहुत से साथी, मैंने अभी दिन में भी सुना कि नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कितनी मेहनत की थी, कितने लोग थे। यही सबसे बड़ी बात है। एक ऐसा व्यक्ति जो बॉस्टन में रहता है, जो करीब करीब अपरिचित है, करीब करीब का अपरिचित है, किसी को नहीं जानते हैं, उसकी एक कॉल पे, उसकी एक बार कहने पे, जिस तरह के लोग वहां थे, कोई मैंने देखा एक टीचर थी, वो अपना पार्ले जी और क्या क्या लेके आई थी और जब तक है तब तक बांट रही थी, महिलाएं थी, बच्चे थे। ये मेरे हिसाब से तो एक बहुत सफल शुरुआत है। अब ये कितना आगे रहता है, क्या नहीं रहता है। और एक बड़ा, मैं प्रोफेसर साहब इसलिए इसको को आपसे कर लूं, मैं इस मामले में एक जगह का कायल हूं। सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य का आना और फिर वहां पे उसको अपना समर्थन देना, मेरे हिसाब से देश में जिस तरह की पॉलिटिकल डिसीजन की जरूरत है, वो कम से कम आज आज सीपीआईएमएल ने दिखाया है। वो क्लियर है उसको कि आज कौन किसके साथ खड़ा है। तो प्रोफेसर साहब यहीं से शुरू करते हैं कि अब कॉकरोच जनता पार्टी। पहले तो एक मैं कबूलनामा, कुछ कहने से पहले मैं एक कबूलनामा पेश करूंगा। मुझे लगातार शुरू से लग रहा था, दो बातें लग रही थी मुझे, और मेरी दोनों जो मेरे एहसास थे, राजनीतिक एहसास थे, वो गलत साबित हुए। पहली बात तो मुझे लग रही थी कि जो एक सोशल मीडिया का फिनोमेना है, सोशल मीडिया की परिघटना जो है, वो जब राजनीति के मैदान में एक ठोस संगठन बनाने और प्रदर्शन और रैली के मोड में उतरती है, तो उसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। ज्यादा संभावना यही है कि वो विफल हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार ये पूछता था कि भाई वो लोग कौन है जो जनता को 6 जून को जंतर मंतर पर ले जाने के लिए गोलबंद कर रहे हैं, कहाँ इनका प्रचार हो रहा है, क्या हो रहा है, दिल्ली में तो कहीं हमने पोस्टर भी लगे नहीं देखे, वगैरह वगैरह। ये सब बातें मेरे दिमाग में थी। और कौन 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 कर रहा है प्रचार इनका? कोई नहीं कर रहा, मुझे तो करता हुआ किसी दिखाई नहीं पड़ा। दूसरी बात, मेरा कहना यह था कि इन्होंने अपने पीटीआई को दिए गए लंबे इंटरव्यू में भाजपा के ऊपर भी हमला किया और कांग्रेस के ऊपर भी हमला किया, राहुल गांधी के ऊपर भी उन्होंने हमला किया। उससे ही लगा कि ये तीसरा विकल्प बनाना चाहते हैं उनकी बातचीत से। तो मैं तीसरे विकल्प की संभावनाएं हमेशा ही, मुख्य तौर पर जो सत्ता में ताकत बड़ी बैठी हुई है, मेरा मानना है उसको लाभ पहुंचाती तीसरे विकल्प की कोशिश, चाहे वो अनजान लोगों द्वारा की जा रही हो या बिल्कुल कारगर लोग। तो मेरा मानना यह था कि ये बातें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं, इसलिए मैं इस पूरे प्रयास के प्रति असहज था, सीधी बात। लेकिन आज जंतर मंतर पे जो घटित हुआ, उसने मेरी बातें और मेरा जो एक अनुमान था, उस अनुमान को गलत साबित किया। इसको स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अंग्रेजी का एक शब्द है फिनोमेना, हिंदी में इसको, अनुवाद परक हिंदी में इसको परिघटना बोला जाता है। आमतौर पर लोगों को ना फिनोमेना का मतलब पता रहता है, ना परिघटना का मतलब पता रहता है। लेकिन अगर इसका हमें कोई जीवित प्रमाण देखना है तो हमें आज जंतर मंतर को देखना चाहिए। देखिए, सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीब जब हम लोगों ने कुछ सुगुगाहट ली, तो वहां पर 150 से 250 लोग करीब मौजूद थे। कोई हवाई अड्डे पे भी अभिजीत दीपके का स्वागत करने के लिए कोई भीड़ वगैरह नहीं गई थी। 2-3 लोग गए, उन्होंने उनको माला वाला पहना दी। अच्छा, ये सब इस तरह का था मामला। फिर जिस तत्परता के साथ में सरकार ने इनको जंतर मंतर पर सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक प्रदर्शन करने की छूट दी है, उसके ऊपर भी पत्रकारों के मन में, सोशल मीडिया चलाने वालों के मन में भी बहुत सारे सवाल थे। लेकिन अब हमें चाहिए कि इन सारे सवालों को उठाकर एक तरफ रख दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सवाल खत्म हो गए हैं, मैं दूध का जला हुआ हूं,
मैं छाछ को फूंक फूंक के पीऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे सवालों को उठा के मैं एक तरफ रख दें, नहीं, सारे सवालों को हम भूल जाएं। अभी फिलहाल इन सारे सवालों को मैं उठा के एक तरफ रख देना चाहता हूं। जंतर मंतर पे क्या हुआ कि जैसे जैसे थोड़ा समय आगे बढ़ा, बहुत बड़े पैमाने पर उन लोगों की भीड़ जमा होती चली गई जिनकी भागीदारी इस देश की आबादी में इस वक्त 50% है। मतलब 20 साल से लेके और 18 साल से लेके और 30-35 साल तक के लोग इस वक्त देश की आबादी में 50% हैं। यानी आप मान लीजिए कि वो लोग करीब देश में हैं 70-75 करोड़ लोग हैं, मतलब लोग इस वक्त। और ये सब लोग जो जमा हो रहे थे उन्हीं 70-75 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे थे। और इस लिहाज से ये जनता नॉन पॉलिटिकल थी, गैर राजनीतिक थी, कि किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति निष्ठा से ओतप्रोत होकर यहां पर नहीं आई थी। ये जनता लाई नहीं गई थी। इस जनता को कोई विचारधारात्मक इंजेक्शन नहीं लगाया गया था, चाहे कम्युनिस्टों का हो, चाहे हिंदुत्ववादियों का हो, कोई नहीं लगाया गया था। कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा या कम्युनिस्ट पार्टी जैसा या सोशलिस्टों जैसा कोई बड़ा सी आम आदमी पार्टी जैसा कोई बड़ा संगठन जो है इन लोगों को संगठन ने इनके पहले महीने 2 महीने काम किया हो, इनकी तैयारी की हो, वो भी नहीं था। मतलब इस जमावड़े के पीछे जैसा प्रशांत किशोर ने बिहार में 2 साल तक काम किया, मतलब उस प्रकार का भी कोई आयोजन नहीं था। ये बिल्कुल स्वतः स्फूर्त था, एकदम स्पॉन्टेनियस था। लोग अपने आप आए, इतनी गर्मी, इतनी उमस, इतने पसीने को झेलते हुए, भूखे प्यासे, जद्दोजहद से भरे हुए, हंगामा और शोरगुल और बेचैनियां आप देख सकते थे लोगों के चेहरों पे कितनी है। कोई वहां भव्य मंच नहीं था, ऐसा कोई मंच नहीं था जो आकर्षक हो। ना वक्ता और नेता और जनता के बीच की कोई दूरी थी, जैसी कि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों में हम लोग देखते हैं। मतलब उसमें अगर कोई आदमी कुछ फेंकना भी चाहे तो मंच तक नहीं पहुंचता। यहां तो सीधे सीधे नेता और जनता आपस में मिले हुए थे। बिल्कुल लोकतंत्र की आदर्श स्थिति वहां पर दिखाई पड़ रही थी। मंच पे कुछ जानी पहचानी हस्तियां भी आई, जैसे आपने बताया कि हमारे पुराने मित्र और कॉमरेड दीपंकर आए वहां पर, सीपीआई एमएल के जनरल सेक्रेटरी हैं। वहां पे सोनम वांगचुक पहुंचे अपना झोला पीठ पे लटकाए हुए, पिट्ठू पे पीठ पे लटकाए हुए। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम आएंगे। और जब अभिजीत दीपके ने उनसे कहा कि आप संबोधित कीजिए, तो यही कहते रहे, नहीं आप ही संबोधित कीजिए, मैं तो आपके साथ मिलने आया हूँ। फिर कुछ पंक्तियां उन्होंने भी कुछ बोली। कुछ सोशल मीडिया वाले उड़ाने भर रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने ये शर्तें रखी थी, ये शर्तें मनवा ली तब आए। ये सब मीडिया की अपनी झकबाजियां होती हैं और तिकड़में होती हैं। ये मैं उन्हीं को तिकड़मों के बारे में, वो तिकड़मों के तौर पर देखता हूं। आप नारे देखिए, लोग काकरोच का मास्क लगाए हुए थे, काकरोच की शक्ल का मास्क लगाए हुए थे। और नारे क्या थे? और अभिजीत दीप के टीम इंडिया की जर्सी पहने हुए थे। जो भारत की क्रिकेट टीम जो जर्सी पहनती है वो वाली जर्सी पहने हुए थे, नीले रंग की। और नारे क्या थे? काकरोच न मरता है, न डरता है, न मरता है। काकरोच न डरता है, न मरता है। और एक सूत्री प्रोग्राम था, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लो, मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये था। जितने भी लोगों से बहुतेरे पत्रकारों ने, सोशल मीडिया के पत्रकारों ने, बहुतेरे पत्रकारों ने बातचीत की, बहुत लोगों से बातचीत हुई। मैंने तो कम से कम सुबह से अब तक इस तरह की बातचीत कम से कम 150-200 सुनी होंगी। इससे ज्यादा एक आदमी दिन में सुन भी नहीं सकता, क्योंकि वहां इतने ज्यादा पत्रकार माइक लेके सक्रिय थे। आप उल्टा चश्मा खोलिए, ये खोलिए, वो खोलिए, सब 4 PM, पब्लिक इंडिया, सब लोग सक्रिय थे वहां पर। और वो दबादब लोगों के इंटरव्यू ले रहे थे। और वो इंटरव्यू सवेरे 10 बजे शुरू कर दिए थे, जब वहां पे 100-150 ही लोग जमा थे उस वक्त से। फिर तो हालत ये थी कि वहां पे भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि वो मीडिया वाले बीच में जो खड़े हुए थे, सोशल मीडिया वाले ही थे, तो पब्लिक उनके खिलाफ नारा लगाने लगी, मीडिया वालों बैठ जाओ, मीडिया वालों बैठ जाओ, मीडिया वालों बैठ जाओ। मीडिया वालों ने ये भी कहा अगर हम बैठ जाएंगे तो हम कवर कैसे करेंगे? उन्होंने नहीं, कुछ नहीं, बैठ जाओ। असल में इन लोगों को बहुत मीडिया की भी जरूरत नहीं महसूस हो रही है कोई। ये मीडिया आधारित, मीडिया निर्भर राजनीति नहीं है। ये स्वतः स्फूर्त, जैसे एक अचानक ज्वालामुखी फट पड़ता है, उस तरीके से
ज्वालामुखी को क्या किसी पलीते की जरूरत होती है? ज्वालामुखी को क्या दियासलाई और चिंगारी की आवश्यकता होती है? वो तो एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा अंदर लावा जमा हो रहा होता है, और जब वो हद से ज्यादा हो जाता है ताप पर फट जाता है। ये वही था बिल्कुल। ये देखिए ज्वालामुखी फटा है जंतर मंतर पे। जो गोदी मीडिया है वो क्या कर रहा है? गोदी मीडिया ये दिखा रहा है कि पटना में खान सर की गिरफ्तारी होगी, कि अग्रिम जमानत मिलेगी। वो ये दिखा रहा है उसको। वो गोदी मीडिया दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी फिर से एक्शन में, वो कर रहे हैं, आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक कर रहे हैं। आज तक आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक की कोई खबर मीडिया में नहीं आई, आज तक पहली बार आई है। इस तरह एक डोनाल्ड ट्रंप का कार्यक्रम चलाया जा रहा है मीडिया पे इस वक्त। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का एक नारा है कि रामद्रोही अयोध्या में नहीं घुस पाएगा। उसके ऊपर राजनीति और अध्यात्म का मिश्रण जो है वो चलाया जा रहा है बड़े पैमाने पर इस वक्त मीडिया पे। पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको जो जंतर मंतर पे हो रहा है उसके बारे में कुछ भी ना कहना पड़े। हाँ, ये जरूर ऊपर लाइन जरूर चलती है, जंतर मंतर पर उसका प्रदर्शन जारी, लेकिन प्रदर्शन जारी में क्या हो रहा है ये नहीं दिखा रहे। शायद न्यूज 24 में कुछ दिखाया गया है, बाकी और कहीं कुछ नहीं दिखा रहे। जी नहीं अबे भाई, मैंने उसका एक दो चीजें जो मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, एक तो मतलब शुरुआत में ही ये भी मानना जाए जो जैसा आपने कहा कि जंतर मंतर पे भी बहुत असमंजस की स्थिति थी, आएंगे नहीं आएंगे, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे नहीं कर लिए जाएंगे, होगा कि नहीं होगा। तो शायद शुरुआत में इसलिए भीड़ नहीं थी, बहुत धूप है, लोग नेचुरली, ये कोई ऑर्गेनाइज वो नहीं है कि वहां जाके मुझे टिकट चाहिए तो मैं अपने 200 लोगों को लेके आ रहा हूँ। तो पहली चीज तो मुझे ये समझ में आ रही। दूसरा एक दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वहां पे। जो किसी ने बताया कि दिप्के बहुत ज्यादा आहत हैं गोदी मीडिया से, और ये उनकी तरफ से आह्वान था कि यहाँ पे गोदी मीडिया का किसी को हम एंट्री नहीं करने देंगे। तो ये भी एक है कि वहां किसी भी गोदी मीडिया का ये बिल्कुल ठीक से बहिष्कार है मीडिया का कि नहीं यहाँ घुस सकते हो। और मैं एक और खबर दे दूं कि अब ये खबर आ गई है कि उन्होंने कहा है कि 5 बजे तक अगर इस्तीफा नहीं दिया तो अब हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। वो वहीं पे बैठ जाने को तैयार हो गए। अब वो कह रहे हैं कि हम उठेंगे नहीं, अब यहीं पे हमारा वो जारी रहेगा। तो अब तो वो कन्फ्रंट करने की स्थिति आ गई है, क्योंकि सुबह भी बहुत से लोग ये प्रश्न पूछ रहे थे कि भाई देखिए लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार हुआ था, महिला पहलवानों के साथ, इनके साथ तो बिल्कुल फूल बिछा के इनके साथ बातचीत हो रही है। मैं जरा इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा कि इनका जो लोग जो अभी पिछले 1-1.5 घंटे की, तो मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था कि उनके ऊपर वाटर कैनन चलाई जा रही थी उन लोगों के ऊपर। अच्छा, तो सरकार उनको भगाना वहां से चाहती है। अच्छा, उनको जो प्रदर्शन की अनुमति है वो 5 बजे की बात की नहीं है, 10 से 5 तक की है। 5 बजे के बाद वहां पुलिस आएगी। अभी तक वो बार बार ये कह रहे थे, उनके तीनों प्रवक्ता जो हैं वो कह रहे थे हम पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं, पुलिस ने हमसे जो कहा है उसी तरह कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल शांतिपूर्ण है, हम प्रेम का संदेश लेके आए हैं। सोनम वांगचुक ने भी प्रेम के संदेश की बात कही, ये सब लोग कही। तो अब इस वक्त तो 4 बज के, जब हम लोग ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 4:20 हुए हैं। तो 4:20 में 5 बजे के बाद से दरअसल वो पूरा जो प्रदर्शन है वो गैर कानूनी हो जाएगा। और उसको पुलिस को उसका दमन करने या उनको रोकथाम करने या उनको बिखेर देने की दलील मिल जाएगी पुलिस को। उसके बाद हम लोगों को देखना होगा, क्योंकि वाटर कैनन तो अभी चलने लगी थी वहां पर, तो वो उस बात का पहला आप आहट समझ सकते हैं कि दमन की आहट वहां पर थी वहां पर। अच्छा, अब इसमें अभी तो स्पष्ट है कि ये लोग किसी पार्टी या किसी राजनीतिक ताकत के एजेंट नहीं है। आज की तारीख तक, इस वक्त तक किसी के भी एजेंट। और ये भी स्पष्ट है कि लोगों में जिस आबादी के जिस हिस्से को 50% आबादी के हिस्से की मैं बात कह रहा हूं, उनमें मौजूदा सरकार और व्यवस्था के खिलाफ बहुत नाराजगी है। इतनी नाराजगी है कि वो लोग अगर मामला बिगड़ा तो देखिए कुछ का कुछ हो सकता है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, यहाँ अभी भी जाति, समुदाय, परिवार, इन सब चीजों की बड़ी अच्छी पकड़ है समाज के ऊपर। तमाम आधुनिकता ने इस पकड़ का सारे दुनिया की समाजों में क्षय किया है, लेकिन भारत में भी क्षय हुआ है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि इनकी पकड़ से इन सब लोग, नौजवान लोग बाहर निकल गए होंगे। तो लोग यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल आखिर में होगा, जबकि इसको हम लोगों की भाषा में कहते हैं सातों नस चली जाएंगी, जब मतलब हर सीमा पार हो जाएगी। तो वो क्षण भी आ सकता है आगे जाकर। अभी वो क्षण नहीं है। अभी लोग
अब राजनीतिक जरिए से, प्रदर्शन धरने के जरिए से अपना काम चलाना चाहते हैं। दूसरे, अगर कोई भी राजनीतिक दल इस प्रकार का आह्वान करता तो लोग वहां जमा नहीं होते। देखिए, एनएसयूआई कांग्रेस का संगठन है और एनएसयूआई काफी दिनों से अच्छा खासा जुझारू आंदोलन सड़कों पर चला रही है। मैं उसकी सराहना करता हूं, चला रही है, और उसको कई जगहों पर पुलिस की धक्का मुक्की, ये सब दमनकारी भंगिमा का भी शिकार होना पड़ा है, लेकिन वो लगातार सड़क पे है और वो स्ट्रीट एक्शन कर रही है। लेकिन आप देखिए, वो भी कोई ऐसी भीड़ वो अपने कार्यकर्ताओं के जरिए करते हैं, कार्यकर्ताओं और उसके इर्द गिर्द जो कुछ लोग जमा हो जाते हैं उसके जरिए एक्शन करते हैं। वो भी इस प्रकार का कोई आह्वान करने और लोगों में उसकी उसकी प्रतिक्रिया होना और कितना जमा हो जाना, वो सब भी कर पाना नहीं। इसका सीधा मतलब है कि जो स्थापित पार्टियां हैं उनके आह्वान पर इतनी बड़ी भीड़ जमा नहीं हो सकती थी। वो एक बिल्कुल अनजान, जिस व्यक्ति का मैं नाम भी नहीं जानता था जब उसने कांग्रेस जनता पार्टी बनाई, अभिजीत दीपके, उससे पहले, अच्छा, ये खुद भी ऐसा सुना गया है, खुद भी दलित समाज से आते हैं अभिजीत दीपके, और वो जब हवाई अड्डे से निकल रहे थे तो उनके हाथ में अंबेडकर के चित्र वाली ये किताब थी, जिसमें वो अंग्रेजी में कह रहे थे अभिजीत दीपके कि कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है, अब शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। फिर बाबा साहब का संविधान लोगों की जुबान पे ये थी, भगत सिंह की तस्वीर थी और तीसरी तस्वीर गांधी की थी। मैंने 3 तस्वीरों को छोड़ के कोई चौथी तस्वीर नहीं देखी। फिर कुछ नकारात्मक तस्वीरें थी, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर थी, उसके नीचे लिखा हुआ था अब तुमसे ना हो पाएगा, इस्तीफा दे दो। ये इस प्रकार की बात लिखी हुई थी। उसके बाद ये इस तरह की तस्वीरें भी थी। और दूसरे, आप ये देखिए कि सबके मुंह पे एक ही एजेंडा था, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इसके अलावा, और लोग, कई बच्चों ने कहा, जिनसे इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने कहा हम कोई ये कांग्रेस जनता पार्टी के लिए नहीं आए हैं, हम तो अपने मुद्दों को लेकर आए हैं, मतलब हमारे मुद्दे हैं इसलिए हम आए हैं। इसका मतलब है कि अगर और कोई पार्टी, कोई नेता जिस पे जनता को विश्वास हो, कि साख गिरी हुई नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं हम, विपक्ष के बहुत से नेताओं की साख बहुत गड़बड़ है, बहुत उसका टोटा है साख का, हम और दोनों, आप दोनों इस बात पर सहमत होंगे। वो लोग अगर कहेंगे तो लोग नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा कोई नेता जिसकी साख ठीक ठाक हो, वो लोग उस पर विश्वास कर सकें, तो अभी लोग सड़कों पर उतर सकते हैं और इस सरकार के खिलाफ विशाल और ऐतिहासिक जन आंदोलन हो सकता है। हम सब लोग जाने कब से अफसोस कर रहे हैं कि भाई आंदोलन नहीं होता, आंदोलन होता। देखिए, होता कि नहीं होता आंदोलन, अब दिखाई पड़ता है होते हुए। प्रोफेसर, मैं एक दो चीजें आपसे और पूछ लूं क्योंकि थोड़ा समय है। तो एक तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रणनीति के तहत भी हो सकता है कि वो जब बीजेपी के अगेंस्ट कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और साथ में राहुल गांधी और कांग्रेस को भी कुछ कह रहे हैं, क्योंकि ये रणनीति भी हो सकती है। क्योंकि अगर वो अभी कहने लगे राहुल गांधी हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, तो होगा देखो 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 देखो, तो ये उनको एक न्यूट्रल पोजीशन भी करनी है। मेरे हिसाब से थर्ड पार्टी से ज्यादा उनको एक न्यूट्रलिटी देने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है आपकी बात, ठीक है आपकी बात। और ये लेकिन कमजोर केवल बीजेपी को कर रही है, ये कहीं से भी कांग्रेस को नहीं कमजोर कर रही। नहीं, वहां पे ये तो, इससे तो बीजेपी, अभी देखिए, मैं ऐसे कि बगल एक मॉल है बगल में जी, वहां मैं एक छोटा दफ्तर खोलने की भी योजना बना रहा हूँ, तो मैं गया वहां अभी थोड़ी देर पहले, तो उनके मैनेजर का असिस्टेंट और सब लोग थे, वो सब लोग हमसे पूछने लगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। सवेरे हम वहां से गुजरे थे तो वहां पे 200-250 लोग थे अजंतर मंतर से, और अब तो वहां पे बहुत भीड़ है, ये वो। जैसी मैंने बात छेड़ी तो ये सब जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं वो सब लोग कहने लगे। ये स्थिति है। करेक्ट। एक हफ्ते पहले मैं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे परिवार के पास गया जो भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक वोटर है, जिसने आज तक भाजपा को छोड़ के किसी और को वोट नहीं किया। वो कहते नहीं है वो उस बात को गर्व से, स्पष्ट रूप से कहते हैं। वो साफ तौर पे आनंद जी ये कह रहे थे कि सरकार ने बिल्कुल कबाड़ा कर दिया, हमें मोदी से बहुत उम्मीदें थी, कुछ नहीं किया, हिंदू मुसलमान करता रहता है और इसके नेता लोग माल कमा रहे हैं। मतलब इस प्रकार की बात वो कर रहे थे, हिंदू मुसलमान करता रहता है, वो नेता लोग। वो राहुल गांधी को कोई समर्थन नहीं कर रहे थे, ना वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे, उन्होंने नाम भी नहीं लिया राहुल गांधी और कांग्रेस का। लेकिन यानी इससे हम इन 2 उदाहरणों से ये हम समझ सकते हैं कि लोग सरकार से नाराज हैं, लोग मोदी से नाराज हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में अभी कोई उनका विकल्प नहीं है, और अभी कोई समय भी नहीं है, चुनाव बहुत दूर है। अभी लोग क्यों कहने लगे हैं, तो कोई हमें कोई हमारी मर्जी के हिसाब से लोग थोड़ा सोचेंगे कि भाई इनको खबर मिल जाए इसलिए हम उस तरह सोचने लगे, इसलिए थोड़ा सोचेंगे। वक्त आएगा वो भी होगा,
जी, जी। मैं एक चीज़ और, लेकिन अभी भाई एक और इम्पोर्टेंट चीज़, और वो इसलिए मैं उस बात को छेड़ रहा हूँ कि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और शायद जितने कल कुछ विश्व पर्यावरण दिवस था और उस दिन उस बात को जैसे राहुल गांधी ने उठाया, निकोबार की बात इसलिए कर लें क्योंकि उन्होंने बिल्कुल साफ-साफ जो आंकड़े दिए, एक 20 मिनट की एक फ़िल्म जैसी चीज़ रिलीज़ की, जिसमें उन्होंने खुद अंडर वाटर जाके कोरल को दिखाया, फिर निकोबार की जो समस्याएँ बताई, और वो सुन के मैं भी दंग था, मुझे भी था ये निकोबार में गलत है। हम लोग के साथी डॉक्टर राकेश पाठक हैं, वो जाके वहाँ 2 1 साल पहले उन्होंने वहीं से कार्यक्रम किया था। 1.5 करोड़ पेड़ को अडानी जी काटेंगे, और वो पेड़ ये हो रहा है कि वो सफाई भी करेंगे अपने पैसे से सफाई, और उन्होंने आंकड़े दिए 3 लाख रुपए का एक पेड़ की कॉस्ट है, नॉट लेस देन 3 लाख। ये करीब 4.5 लाख करोड़ रुपया अडानी जी सफाई के नाम पे चट कर जा रहे हैं। और जो राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि मुझे ये बताइए, देश की सुरक्षा के लिए कसिनो, होटल, स्पा, इसकी कौन सी जरूरत है? निकोबार भी मुझे ऐसा लगता है कि भले ही वो देश से 1400 किलोमीटर दूर हो, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं फ्लैश पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है, प्रोफेसर साहब। नहीं, बन जाएगा। देखिए बहुत सारे ऐसे बहुत से फ्लैश पॉइंट हैं। देखिए ये तो आप जस्टिस सूर्य, आदरणीय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी कहाँ है बताइए आप? लंदन चले गए घूमने के लिए। वहां भी गाली खा रहे हैं। हाँ, लंदन चले गए घूमने के लिए। अच्छा, और वहां से भी ये कह रहे हैं कि इन सब लोगों को रोका जाना चाहिए। उनको लग रहा है कोई देश विरोधी बातें हो रही हैं। क्या क्या बीजेपी को पता था कि जस आदरणीय सूर्यकांत जी नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए काक्रोच शब्द का इस्तेमाल करेंगे और उससे इतना बड़ा तूफान आ जाएगा? अच्छा, अब आप दो बातें देखिए। एक फ्लैश पॉइंट वो था जो यूजीसी की नियमावली से बना था, याद है आपको? जी, जी। वो भी बड़ा फ्लैश पॉइंट था, ऐसी बात हाँ, नहीं। हाँ। आज उसकी आवाज गुम हो गई है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि वो खत्म हो गया है। उसकी ठीक बात। आवाज नहीं, सरकार ने उसको प्रबंधित कर लिया है धीरे धीरे करके। कब तक लोग लड़ते रहें, कब तक सड़कों पर चीखते रहेंगे? एक वो फ्लैश पॉइंट था जो बीजेपी और हिंदुत्व की राजनीति के भीतर से निकला था, वो वहीं से अंदर से निकला था फ्लैश पॉइंट। अब ये दूसरा फ्लैश पॉइंट है जो काकरोच जनता पार्टी के तौर पर हम यहां पे देख रहे हैं। निकोबार एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है। दूसरे एक और इससे भी बड़ा फ्लैश पॉइंट आ रहा है जो निकोबार से जुड़ता है सीधे सीधे, वो है एल नीनो। शायद कल ही विश्व पर्यावरण दिवस था कल, तो उसमें एल नीनो के बारे में जो सामग्री प्रकाशित हुई, सबका मैंने बहुत ध्यान से अध्ययन किया और उसकी क्लिपिंग भी बना के रखी है। भारतीय एल नीनो की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था इतना बड़ा सूखा पड़ेगा, इतनी भयंकर स्थिति बनेगी एल नीनो में, और वो 7, 8, 10 महीने तक चलेगी लगातार। हो सकता है पूरी साल चल जाए। $1 ट्रिलियन, देखिए $1 ट्रिलियन भारतीय अर्थव्यवस्था से निकल जाएंगे। ये बहुत मोटा मोटा है। देखिए ये रखा, ये इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है खबर नहीं, एक बहुत बड़ा इंटरव्यू है जस्टिन एस मैनकिन का। ही इज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ जियोग्राफी एट द डार्टमाउथ कॉलेज, और उन्होंने सृजन मित्रा दास से इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से उन्होंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर आवाज दी। देखिए, द अपकमिंग एल नीनो इवेंट कुड कॉस्ट इंडिया $1 ट्रिलियन इन लॉसेस। आप सोचिए ये। अच्छा, जब $1 ट्रिलियन भारतीय अर्थव्यवस्था से निकल जाएंगे, उनका घाटा हो जाएगा, तो इसका कोई पॉलिटिकल इंपैक्ट नहीं होगा। इसके फ्लैश पॉइंट किस किस सूरत में आपके सामने आएंगे? अभी ये जो इन्होंने इनकी आर्थिक सलाहकार समिति की इन्होंने आज जो बैठक की है, और उससे पहले उन्होंने जो एक शगुफा छोड़ा है कि हम लोग किस तरह से भारत में विदेशी मुद्रा का फ्लो बढ़ाया जाए, जो विदेशी मुद्रा का फ्लो खत्म हो गया है। ये सब 19-20 करने से हल होने वाला नहीं है मामला। सारे विशेषज्ञ राय दे रहे हैं कि भैया एल नीनो के लिए तैयारी क्या की है, पूछ रहे हैं आप। एल नीनो आएगा, तय बात है। तकरीबन 99%, 99% आएगा एल नीनो। 1% हो सकता है तो बच जाए आप उससे। 99% जो दुर्घटना होने वाली है बहुत भयानक, उस दुर्घटना से बचने के लिए, उस दुर्घटना से होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक भी वक्तव्य नहीं, कुछ नहीं, कोई तैयारी नहीं। इनका जो पर्यावरण मंत्रालय है वो सोया पड़ा हुआ है, और अगर तैयारी कर रहा है तो कोई सीक्रेट तैयारी कर रहा है जो किसी को बताना नहीं चाहता है वो।
आप सोचिए हम लोग कितने भयानक, हम लोग सुरसा कितने भयानक काल के ग्रास में जाने के लिए तैयार हैं, ये स्थिति है। और इससे आप जोड़ सकते हैं वहां पे जो अडानी साहब करने वाले हैं, बहुत हिंदुस्तान बहुत बुरी स्थिति में गुजरने वाला है। ये लोग सो रहे हैं, इनको बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो लोग सरकार में। जी जी, मैं एक एक दो चीजें बहुत जल्दी जल्दी आपसे इसी पे कर लूं, क्योंकि आप जब एल एन ओ की बात कर रहे हैं तो थोड़ा एक और चीज हुई है जो अभी तो दब गई है, लेकिन वो कितने दिन दबेगी। जो मोदी जी ने सोना बेच दिया है, सोना बेच दिया, मैं अभी भाई इसलिए बात कह रहा हूं, पिछली सरकार में लोग ये कहते हैं वो सोना गिरवी रखा गया था 91 में, और 92 में वो सोना वापस ले आया गया था। इस बार जैसा आ रहा है कि सोना बेचा गया है, और हमारे समाज में सोना बेचना बिल्कुल इस बात का होता है कि आपकी ऐसी की तैसी हो चुकी, किसी भी घर की इससे ज्यादा दुखी स्थिति नहीं होती है। वो बात छोड़ दीजिए अमीर आदमियों का कि उनके पास कई किलो सोना है तो 2 किलो सोना छोड़ के, लेकिन किसी घर में सोना बेचना मतलब अब आप इससे ज्यादा बुरी आर्थिक स्थिति में नहीं हो सकती। मैं एक बहुत छोटी टिप्पणी सोना बेचने पर करके, इसमें थोड़ा सा छोटी से थोड़ी सी जरा सी बड़ी। पहली बात तो ये है कि आज सवेरे भास्कर में खबर छपी है पहले पन्ने पर कि ब्लूमबर्ग ने वो खबर वापस ले ली है। अच्छा ठीक है। ब्लूमबर्ग का कहना यह है कि हमारी एक गलत गणना से, गलत कैलकुलेशन से ये खबर पैदा हुई, हम इस खबर को वापस लेते हैं। अच्छा, इससे लगता है कि रिजर्व बैंक ने जो खंडन किया था कि हमारे पास जितना सोना पहले था उतना ही सोना अब है, वो खंडन रिजर्व बैंक का मोटे तौर पे सही था। इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं, इसके बावजूद किसी भी अर्थव्यवस्था के खिलाफ अगर ये खबर उड़ती है कि वहां पर सोना बेचा जा रहा है या गिरवी रखा जा रहा है, इसका सीधा मतलब है कि उस अर्थव्यवस्था में लोगों का और दुनिया का विश्वास गिर गया है। और केवल उसी अर्थव्यवस्था में लोगों का विश्वास गिरता है जो अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही होती है। अब आप सोचिए, इनके फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो उनका वीडियो चल रहा है, वो तो सोना बेचने वाले वीडियो से भी, सोना बेचने वाली खबर से भी ज्यादा डैमेजिंग है वीडियो वो। इसमें वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने हमसे बहुत माल कमाया, अब माल हम कमाएंगे, और हमारे फ्रेंड नरेंद्र मोदी वहां बैठे हुए, इनसे हमारी गहरी छंती है, यही शब्द, यही मतलब है उसका, इनसे हमारी गहरी छंती है और हम लोग बढ़िया डील करेंगे और माल कमाएंगे। फिर उनके अभी रूबियो साहब आ रहे थे, कह रहे थे हम $500 अरब का माल बेचेंगे भारत को 2030 तक। यानी अभी भारत अगर जितना अमेरिका से इंपोर्ट करता है उतना ही इंपोर्ट करता रहे तो ज्यादा से ज्यादा $250 अरब का इंपोर्ट करेगा 5 साल में। वो कह रहे हैं कि भारत का इंपोर्ट बिल अमेरिका से दूना हो जाएगा पूरा। आप सोचिए, वो कह रहे हैं कि हम 12.5% टैरिफ लगाएंगे, और ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत जो है श्रम का शोषण करता है, श्रमिकों का शोषण कर रहा है। ये उसका भी विरोध नहीं कर रहे भाई। इनके ऊपर अगर अमेरिका की इन्होंने बात मान ली तो इसका मतलब इन्होंने ये मान लिया कि हम उस तरह श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। वो टैरिफ, ये टैरिफ ही दंडात्मक टैरिफ है, इट्स पीनल टैरिफ। ये भी दंडात्मक टैरिफ है जो लगा रहा है अमेरिका। अमेरिका कौन होता है भारत के लिए बार बार दंड की घोषणा करने वाला? क्या भारत कटघरे में खड़ा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए वहां पे फैसला दे रहे हैं भारत के खिलाफ कोई? तो जिन लोगों की अर्थव्यवस्था की ये हालत है, जिन लोगों के आत्मसम्मान की ये हालत है, लोग कह रहे हैं मोदी जी के पास केवल घुटने बचे हैं, रीढ़ की हड्डी नहीं बची। जी जी, ये हालत है जी। नहीं, और आज तो पुतिन का भी बयान आ गया है कि जिस तरह से भारत को रोका जा रहा है करने से, वो खराब है, और इस पे पुतिन भी अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन अबे भाई एक आखिरी वो, मतलब इस पे हम लोग किसी और दिन लंबी चर्चा करेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से फ्रिटर अवे कर गई है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उससे तृणमूल कांग्रेस, मुझे एक बहुत अच्छा, मैंने इसमें एक एनालिसिस पढ़ा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो कहना है कि इन लोगों ने ग्रीड और फियर, यानी लालच और डर के आधार पर अपना राजनीतिक ताना बाना खड़ा किया था। और जब कोई पार्टी लालच और डर के आधार पर खड़ा करती है तो वो पहली डिफीट ही नहीं झेल पाती। सीपीएम के साथ भी यही हुआ था। वो तब उनका ही हश्र तृणमूल कांग्रेस ने किया था, तृणमूल कांग्रेस का हश्र भाजपा ने किया। सभी जगह जब पार्टियां हारती हैं तो वो थोड़ी बहुत श्रिंक होती हैं, थोड़ा बहुत उनके अंदर विद्रोह होता है, थोड़ा अफरा तफरी फैलती है, डिसओरिएंटेड हो जाती हैं पार्टियां। आप देखो, भाजपा ऐसी पार्टी कितनी जमी हुई पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसको थामे रहता है। वो भी जब 2024 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गई
तो वहां कैसी भगदड़ मची थी आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश में। छोटी मोटी भगदड़ नहीं थी, उसका हम लोगों ने बड़े मजे लिए थे उस भगदड़ के बहुत ज्यादा। जी। हाँ, तो वो वैसी भगदड़ सब जगह मचती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का मामला और बंगाल का मामला कुछ स्पेशल किस्म का मामला है। और ये मुझे तो लगता ही है कि ये एक महीना और आप इसको दीजिए, 1 महीने में तृणमूल कांग्रेस सिकुड़ कर तकरीबन वैसी पार्टी रह जाएगी जैसी कांग्रेस और सीपीएम वहां पर रह गई। और ये भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ही मतलब विशेष लाभ हुआ है, जिसका वो लोकसभा में बहुत फायदा उठा सकती है, सारी की सारी बंगाल की सीटें जीतकर, क्योंकि उसको टक्कर देने की स्थिति में कोई रहेगा नहीं वहां बंगाल में। नहीं, और प्रो साहब एक नई तरह की राजनीति हुई है कि पक्ष और विपक्ष दोनों अब बीजेपी है। मतलब ये जो टूट हुई है वो कोई स्वतः थोड़ी हुई है, वो बीजेपी के इशारे पे है। तो पक्ष भी बीजेपी, विपक्ष भी बीजेपी, उसका रूप बदल के या नाम बदल के कुछ भी हो, ये नई तरह की पॉलिटिक्स है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, और मेरे ख्याल में आने वाले दिन भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्प होंगे। थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया।